नमस्कार, मैं वीके कुशवाहा एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट हरदोई। लीगल जानकारी की इस सीरीज में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के संबंध में बात करेंगे। इस अधिनियम की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये अधिनियम जो एससी और एसटी समाज के लोग थे, उन पर हो रहे अन्याय अत्याचारों के विरुद्ध उनको बचाने के लिए, उनको पुनर्वास देने के लिए, राहत देने के लिए इस अधिनियम को लाया गया। ये अधिनियम, इसका पूरा नाम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 है। इसका अधिनियम संख्यांक 33 है और 11 सितंबर 1989 को इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। इसमें 5 अध्याय और कुल 23 धाराएं हैं। इसकी जो पहली धारा है वो बात करती है इसका संक्षिप्त नाम और विस्तार के बारे में। इसका संक्षिप्त नाम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 है। इसका विस्तार जो है संपूर्ण भारत पर है और ये 30 जनवरी 1990 को जो है लागू हुआ। इसमें स्पेशल कोर्ट और स्पेशल ट्रायल की भी व्यवस्था की गई है। जो इस अपराध से संबंधित पीड़ित हैं उनके लिए विशेष राहत और पुनर्वास की व्यवस्था की गई है। धारा 2 इसकी परिभाषाओं से संबंधित है। 2A में जो परिभाषा दी है वो अत्याचार के संबंध में दी है। धारा अत्याचार के संबंध में कहा गया कि जो धारा 3 में जिन अपराधों को दंडनीय बनाया गया है वो सब इसके अंतर्गत अत्याचार से संबंधित हैं और संहिता से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता 1973 बताया गया है और वर्तमान में इसकी जगह VNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है। और आश्रित का मतलब होगा 2BB में जो है आश्रित के बारे में बात की गई है। आश्रित का मतलब है पीड़ित का ऐसा पति, पत्नी, बालक, माता पिता, भाई और बहन जो ऐसे पीड़ित पर अपनी सहायता और भरण पोषण के लिए पूर्णतया निर्भर हों, ऐसे लोगों को आश्रित व्यक्ति माना गया है। 2BC में आर्थिक बहिष्कार कहा गया है। आर्थिक बहिष्कार का मतलब है कि अन्य व्यक्ति को भाड़े पर कार्य से संबंधित या कारोबार से संबंधित उसको करने से इनकार करना, उसको अवसर देने से इनकार करना और वो सेवाएं या उसका प्रतिफल काम करने के बदले में उसका मूल्य देने से इनकार करना या अन्य कोई बातें जो कारोबार व्यापार के अनुक्रम में हैं, जो सामान्यतः की जाती हैं, उनको इनकार करना आर्थिक बहिष्कार के संबंध में आएगा। और ये कब? जब उसको ऐसी नॉलेज हो कि वो ऐसी जाति विशेष से संबंधित है, इस कारण उसका आर्थिक बहिष्कार किया गया। 2BD में अनन्य विशेष न्यायालय, इसका मतलब जो अन्य विशेष न्यायालय हैं वो इसका ट्रायल करने के लिए, विचारण करने के लिए स्थापित किए गए हैं। VD में वन अधिकार है। 2BF में जो है हाथ से मैला उठाने वाले कर्मचारियों की बात की गई है। मैला उठाने वाले कर्मियों का नियोजन का प्रतिषेध, मतलब इस अधिनियम के अंतर्गत जो हाथ से मैला उठाने वाले लोग थे उसको भी प्रतिबंधित किया गया है कि उनको काम में
नहीं लगाया जाएगा। लोक सेवक का मतलब ये पब्लिक सर्वेंट है और इसे भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी में परिभाषित किया गया है। धारा 21 में अनुसूचित 2C सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें ये बताया गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति माना किसको जाएगा। जो संविधान का अनुच्छेद 366 है, खंड 24 और 25 में जिन्हें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संबंध में घोषित किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा, वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आएंगे। विशेष न्यायालय का मतलब है जो धारा 14 के अंतर्गत जो स्पेशल कोर्ट बनाई गई है, यानी कि जिसे सेशन कोर्ट कहा जाएगा, जो इस अधिनियम से संबंधित अपराधों का विचारण करेगा, उसे स्पेशल कोर्ट कहा जाएगा। और विशेष लोक अभियोजक जो धारा 15 में नियुक्त किया जाएगा, इन अपराधों के अभियोजन चलाने के लिए उसे विशेष लोक अभियोजक कहा जाएगा। और विशेष इम्पोर्टेंट जो है वो है विक्टिम, पीड़ित। 2EC में पीड़ित को परिभाषित किया गया है। पीड़ित का मतलब जो 2(1)गा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की परिभाषा के भीतर जो आता है, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के परिणाम स्वरूप उसको चाहे शारीरिक हो या मानसिक या मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक या कोई धनीय क्षति हुई हो, इसका वो क्षति वहन करे या उसका अनुभव करे। पीड़ित के अंतर्गत उसके नातेदार भी हैं, विधिक संरक्षक भी है और विधिक वारिस भी हैं। ये सब पीड़ित के अंतर्गत आते हैं। और ईडी में जो है 2ED में साक्षी के बारे में बात की गई है। साक्षी से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के अधीन जो अपराध हुए हैं, उन अपराधों के अन्वेषण, जांच या विचारण के प्रयोजन के लिए तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित है, ऐसा व्यक्ति साक्षी माना जाएगा। और इसके बाद जो चैप्टर नंबर 2 है वो है अत्याचार के अपराध। विशेष तौर पर ये धारा 3 इससे संबंधित है। अत्याचारों के अपराधों के लिए दंड। किन व्यक्तियों को इस प्रकार के अत्याचारों से दंडित किया जाएगा? ऐसा कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं। सबसे पहली चीज है कि वो व्यक्ति जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कोई अपराध कारित करता है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, उसके मुंह में कोई अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ रखता है या दखलकृत परिसरों के प्रवेश द्वार पर कोई मलमूत्र या पशु या कोई घृणाजनक पदार्थ उसके दरवाजे पर इकट्ठा करता है, उसको अपमानित करता है, जूतों की माला वगैरह या अर्धनग्न है उसको घुमाता है, कपड़े उतारना, सिर मुंडवाना, मूछें हटाना, कलिख पोतना, भूमि का अधिभोग से उसको रोकना, सिंचाई वगैरह है उससे संबंधित उसको रोकना। इसमें प्रयोजन में सदैव व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध होना चाहिए, सहमति के बिना होना चाहिए। व्यक्ति की सहमति, जिसके हितवद्ध व्यक्ति की अगर मृत्यु का या उपहति का भय दिखाकर प्राप्त की गई है तो उसे सहमति नहीं माना जाए। कोई बेगार कराता है या कोई पशु शवों की अंत्येष्टि में ले जाने के लिए या कब्रों को खोदने के लिए उसको जबरदस्ती विवश करता है, हाथ से सफाई करने के लिए उसको विवश करता है, तो ये सब जो इससे संबंधित हैं, जो कोई भी इस धारा से संबंधित अपराध को करेगा, ऐसा व्यक्ति जिसके कारावास की अवधि 6 माह से कम की नहीं होगी और 5 वर्ष तक की हो सकती है और जुर्माना भी इसको देना पड़ेगा। के बाद 2 में है, 2 में
जो है कोई मिथ्या साक्ष्य देने से संबंधित है, देता है या गढ़ता है, जिससे कि ऐसे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के विरुद्ध जो है कोई मुकदमा चल रहा है या मुकदमा लिखा जाए जिसमें वो पूरी तरह से निर्दोष है, उसको मृत्युदंड हो, आजीवन कारावास हो। अगर इस तरह की कोई सजाएं उसको होती हैं, अगर कारावास को 7 वर्ष या उससे अधिक के अपराध से दंडनीय है और ऐसा व्यक्ति अगर मिथ्या साक्ष्य करता है तो न्यूनतम 6 माह और अधिकतम 7 वर्ष या उससे अधिक कारावास से दंडनीय किया जा सकेगा और उसके लिए वो उत्तरदायी होगा। अगर कोई विस्फोटक पदार्थ द्वारा कोई रिश्ती वगैरह करता है तो 6 माह के कारावास और 7 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना भी है। अगर कोई वो स्थल जो है मानव आवास या पूजा के लिए संरचित है, उसमें अगर कोई अग्नि से विस्फोटक वगैरह करता है या कुछ करता है तो वो आजीवन कारावास से और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसके बाद अगर 10 वर्ष या उससे अधिक दंड से दंडनीय कोई अपराध है और ये जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है तो आजीवन कारावास से और जुर्माने से दंडनीय होगा। इसमें संबंधित कोई भी अगर कोई अपराध करता है तो 1 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो अपराध के लिए उपबंधित है उतनी तक हो सकेगी। धारा 4 जो है वो बताती है कोई अगर पब्लिक सर्वेंट है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम का जो है पालन नहीं करता है, जानबूझकर उपेक्षा करता है, तो ऐसा लोक सेवक 6 माह से कम की जो सजा नहीं होगी और 1 वर्ष तक की हो सकती है से दंडित किया जाएगा। लोक सेवकों के कर्तव्य में क्या क्या शामिल है, जैसे थाने का जो प्रभारी अधिकारी है वो सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर लेने से पहले मौखिक रूप से दी गई सूचना को सूचनाकर्ता को पढ़कर सुनाएगा और उसको लेखबद्ध करेगा। सुसंगत धाराओं में जो है FIR रजिस्टर करेगा, एक प्रति जो है सूचनाकर्ता को देगा। पीड़ित या साक्षियों के जो है वो बयान लिखेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, स्पेशल कोर्ट के अंदर 60 दिन की अवधि के भीतर चार्जशीट भेजेगा, आरोप पत्र प्रेषित करेगा। अगर कोई विलंब हो रहा है तो विलंब का उसे स्पष्टीकरण भी देना होगा। ये एक लोक सेवक के कर्तव्यों के बारे में बात की गई है। इसके बाद धारा 5 बात करती है कि पश्चातवर्ती दोषसिद्धि के लिए वर्धित दंड। अगर कोई व्यक्ति जो पूर्व में दोषसिद्ध किया जा चुका है और इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए जो है पहले से दोषसिद्ध हो चुका है, दूसरा अपराध किया है, तो वह कारावास जो 1 वर्ष से कम का नहीं होगा और उपबंधित दंड जो उस अपराध के लिए है उसके दंड निश्चित है उस तक के लिए दंडित किया जाएगा। धारा 6 भारतीय दंड संहिता के कतिपय बंध लागू नहीं होंगे। इस अधिनियम पर धारा 34 सामान्याशय, अपवाद, दुष्प्रेरण, षड्यंत्र, सामान्य उद्देश्य अपराधों का प्रयत्न इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे भारतीय दंड संहिता के लिए लागू होते हैं। मतलब IPC। अब BNS यानी कि अगर कॉमन इंटेंशन से संबंधित है, दंडों के विषय में है, जनरल एक्सप्रेशंस हैं, दुष्प्रेरण है, आपराधिक षड्यंत्र, ये सारी चीज़ें उसी प्रकार लागू होंगी जो BNS के संबंध में लागू होती हैं। कतिपय व्यक्तियों की संपत्ति का संपहरण
जहाँ कोई इस अध्याय के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए दोषित किया गया है, वहाँ विशेष न्यायालय कोई दंड देने की अतिरिक्त लिखित रूप में यह घोषित कर सकेगा कि उस व्यक्ति की कोई संपत्ति स्थावर या जंगम दोनों हो जिसका उस अपराध को करने में प्रयोग किया गया, सरकार को स्वप्रांत कर ली जाएंगी, यानी कि कुर्क कर ली जाएंगी। अपराधों के बारे में उपधारणा, क्या उपधारणा की जाएगी? जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं उन्हीं के बारे में हम बात करते चलते हैं। उपधारणा क्या की जाएगी? उपधारणा मतलब विचार, क्या शुरुआत से क्या विचार लिया जा सकता है। अपराध के विवरण के लिए यदि यह साबित होता है कि अभियुक्त ने अध्याय 2 के अधीन अपराध से करने के अभियुक्त द्वारा युक्त रूप से संदेहास्पद व्यक्ति द्वारा किए गए अपराधों के संबंध में कोई वित्तीय सहायता की है, तो विशेष न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने उस अपराध का दुष्प्रेरण किया, यानी किसी व्यक्ति ने इस अपराध को करने में उसकी सहायता दी है, रुपए देकर उसकी सहायता दी है, तो माना जाएगा कि उसने उस अपराध के लिए दुष्प्रेरण किया। और यदि साबित हो जाता है कि अपराध भूमि या अन्य विवाद से संबंधित है, तो उपधारणा की जाएगी कि ये अपराध सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किया गया था। शक्तियों का प्रदान किया जाना। राज्य सरकार अगर ऐसा आवश्यक समझती है तो वह ऐसे अपराध से निवारण से निपटने के लिए जो है या इस अधिनियम के अधीन किसी विशेष वर्ग या के मामलों के लिए किसी अधिकारी को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा शक्तियां दे सकती है। किसी विशेष न्यायालय के समक्ष व्यक्तियों की गिरफ्तारी, अन्वेषण और अभियोजन को जो है स्पेशल पावर्स भी प्रदान कर सकती है। चैप्टर 3 बात करता है निष्कासन के विषय में। ऐसे व्यक्ति को हटाया जाना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है। यदि विशेष न्यायालय का जो है किसी परिवाद पर या पुलिस रिपोर्ट पर यह समाधान हो जाता है कि अनुसूचित क्षेत्र में या जनजाति क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति है जो चैप्टर 2 से संबंधित अपराधों को करेगा, तो वह लिखित आदेश के द्वारा ऐसा निर्देश दे सकता है कि वह अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए जो है 3 वर्ष तक की अवधि के लिए उस क्षेत्र में वापस न लौटे। इसके बाद आती है धारा 11। किसी व्यक्ति द्वारा संबंधित क्षेत्र में अगर हटने से असफल रहने और वहां से हटने के पश्चात में प्रवेश करने की दिशा में प्रक्रिया, अगर कोर्ट के द्वारा किसी व्यक्ति को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र से हटने के लिए कहा गया है और अगर ऐसा व्यक्ति उस क्षेत्र से नहीं हटता है या हटने में असफल रहता है या न्यायालय की अनुज्ञा के बिना उस क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो विशेष न्यायालय उसे तुरंत गिरफ्तार करा सकता है और उस क्षेत्र के बाहर ऐसे स्थान पर जो विशेष न्यायालय निर्दिष्ट करे पुलिस अभिरक्षा से हटवा सकेगा। और इससे बंधपत्र निष्पादित करा सकता है कि वो भविष्य में बिना न्यायालय की अनुमति के वहां नहीं आएगा। इसके बाद आती है धारा 12। धारा 12 ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 10 के अधीन आदेश किया गया है माप और फोटो आदि लेना। विशेष न्यायालय अपेक्षा किए जाने पर किसी पुलिस अधिकारी को अपने माप और फोटो लेने देगा, नहीं उसकी फोटो वगैरह लेने देगा। धारा 13 बात करती है धारा 10 के अधीन आदेश के अनुपालन के लिए शास्ति। अगर कोई ऐसा विशेष न्यायालय के अगर आदेश का उल्लंघन करता है तो 1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 जो है बात करता है विशेष न्यायालय के बारे में। धारा 14 जो है विशेष न्यायालय के संबंध में बात करती है। राज्य सरकार शीघ्र विचारण के लिए जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से 1 या अधिक जिलों में एक विशेष न्यायालय स्थापित करेगी जो यथासंभव इस मामलों को जो है 2 माह के भीतर निपटाए जाएंगे। अगर न्यायमूर्ति की सहमति से सेशन न्यायालयों को
इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालय निर्दिष्ट कर सकती है। अगर ऐसा नहीं, विशेष न्यायालय भी बनाए जा सकते हैं, जो सेशन कोर्ट होंगे उनको भी विशेष न्यायालय घोषित किया जा सकता है। राज्य सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में न्यायालयों की स्थापना करने का कर्तव्य होगा कि इस अधिनियम के अधीन यथासंभव जो मामले हैं उन्हें 2 माह की अवधि के भीतर निपटा लिया जाए। विशेष न्यायालय विचारण की कार्रवाइयां अगर चाहें तो डे बाई डे के लिए तारीख दे सकते हैं और उनका निपटान कर सकते हैं। विचारण जो है यथासंभव कोशिश की जाएगी चार्जशीट फाइल होने के 2 माह के भीतर पूरा कर लिया जाए। 14 में बात करता है अपीलों के संबंध में। अपीलें जो है दंडादेश के आदेश से 90 दिन के भीतर की जा सकेंगी। 90 दिन की अवधि के पश्चात भी की जा सकती हैं और इससे संबंधित अपीलें जो हैं वो हाई कोर्ट में होंगी। विशेष लोक अभियोजक और अन्य विशेष लोक अभियोजक राज्य सरकार प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए राजपत्र में सूचना द्वारा एक लोक अभियोजक निर्दिष्ट कर सकती है, जो कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो जिसने, और विशेष मामलों के संचालन के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है, कम से कम जिसने 7 वर्ष तक विधि व्यवसाय किया हो। के बाद अध्याय 4A दिया गया है पीड़ित और साक्षी के अधिकारों के संबंध में। पीड़ित और साक्षी के अधिकार हैं उन्हें जो है संरक्षण दिया जाएगा। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जांच विचारण के दौरान यात्रा भरण पोषण के व्यय वगैरह दिए जाएंगे। इसके बाद आता है चैप्टर 5 प्रक्रिया के बाद में बात। धारा 16 जो है सामूहिक जुर्माना आरोपित करने और वसूल करने की शक्ति राज्य सरकार को दी गई है। इसमें धारा 17 विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा निवारक कार्रवाई होगी। यदि अनुसूचित जाति या जनजाति से भिन्न किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा कोई अपराध करने की अगर संभावना है या उन्हें अपराध करने की धमकी दी गई है, तब जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम या एसडीएम या कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट या कोई पुलिस अधिकारी जो पुलिस उपाधीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा यानी CO रैंक का होगा, वो ये कार्रवाई निवारक कार्रवाई कर सकता है। 18 इम्पोर्टेंट है, इसमें 438 ये CRPC में था और वर्तमान में BNS में जो है 482 है। BNSS यानी कि एंटीसिपेटरी बेल के संबंध में इसमें कोई प्रावधान नहीं है। एंटीसिपेटरी जमानत पर एक्यूज्ड को नहीं छोड़ा जाएगा। किसी जांच या अनुमोदन का आवश्यक होना, कोई प्रारंभिक जांच नहीं होगी। इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए दोषी व्यक्तियों को संहिता की धारा 360 यानी कि अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के उपबंध भी लागू नहीं होंगे। यदि अपराधी 18 वर्ष से अधिक आयु का है तो उसे परिवीक्षा अधिनियम का भी लाभ नहीं दिया जा सकता है, भले ही उसे 1 वर्ष के कारावास से दंडित क्यों न किया गया हो, उसे जेल जाना निश्चित है। अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही प्रभाव होना। राज्य सरकार का यह कर्तव्य होगा कि अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों के आर्थिक सामाजिक पुनरुद्धार की व्यवस्था, विधिक सहायता, यात्रा भरण पोषण और अन्य आदि की व्यवस्था करे। ये राज्य सरकार की ड्यूटी होगी। अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सरकार का कर्तव्य अधिनियम प्रभावी रूप से लागू हो, इसके लिए राज्य सरकार को ड्यूटी दी गई है। सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण,
कोई विवाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई केंद्रीय सरकार के विरुद्ध या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं की जाए। इसके बाद 23 में नियम बनाने की शक्ति दी गई है। केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए जो है नियम बना सकती है। प्रत्येक सदन के समक्ष जो है जब सत्र हो तो 30 दिन की अवधि के लिए इसे रखा जाएगा अगर कोई नियम वगैरह बनाया जाता है तो यह था SC/ST एक्ट 1989। इसमें कुल 23 धाराएं हैं, 5 अध्याय हैं। इसका जो उद्देश्य था मुख्य रूप से चैप्टर 2 है जो अपराधों और शास्तियों से संबंधित है। इसी से संबंधित प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी, और ज़्यादातर ज़रूरत भी इसी चैप्टर्स की पड़ती है। ये पूरा शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और कोई चीज़ जो समझ में ना आई हो या जो इस अधिनियम से संबंधित कोई आपका प्रश्न हो उसे हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। हम आपका उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।